मैं डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता, BSc पार्ट थर्ड मैथमेटिक्स, पेपर सेकंड, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टॉपिक एनालिटिक फंक्शन। पिछले टर्म पर हमने कुछ इसकी प्राइमरी चीज़ों के बारे में स्टडी की थी कि किस तरह हमको फंक्शन को डिफाइन करना है। तो आज हम आगे की बातों के बारे में स्टडी करेंगे कि एनालिटिक फंक्शन को डिफाइन करने से पहले हमने कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी की। अब हम आगे की बातों का अध्ययन करेंगे। पिछले टर्म पर हमने एनालिटिक फंक्शन को परिभाषित करने के लिए जिन जिन टर्म्स की, जिन जिन परिभाषाओं की आवश्यकता होती है उन पर फोकस किया था। आज हम फोकस करेंगे सम्मिश्र चर की सीमा के बारे में, इन लिमिट ऑफ ए फंक्शन। हालांकि पिछले टर्म पर हमने लिमिट ऑफ फंक्शन को बताया था। फिर वापस रिपीट करते हुए कि यदि किसी फलन f(z) की बिंदु z0 पर सीमा L है तो मैथमेटिकल फॉर्म में डिफाइन करेंगे कि लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) इक्वल टू L। फलन का मान और फलन की सीमा दोनों अलग अलग होते हैं। बहुत से फलन z इक्वल टू z0 पर परिभाषित नहीं है, लेकिन उनकी सीमा निकल आती है। अब हमने उदाहरण के लिए f(z) इक्वल टू z स्क्वायर, लिमिट z टेंड्स टू z0 f(z) इक्वल टू z0 स्क्वायर है। तो इसको आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने आपको इसकी बुक्स के पेज शेयर किए हुए हैं जिनके आधार पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि हमने परिभाषा में पहले बताया था कि किसी दिए हुए एप्सिलॉन, जो कि पॉजिटिव राशि है, कि दिए हुए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर है इस प्रकार प्राप्त किया था। डेल भी पॉजिटिव है कि मोड z स्क्वायर माइनस z0 स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि वहाँ हम देखते थे z माइनस z0 और मोड fz माइनस fz0, मोड fz माइनस l करते थे। तो यहाँ l के लिए fz इक्वल टू यहाँ z0 दिया हुआ है, z0 स्क्वायर, तो इसलिए l की जगह पर हमने इसको प्रयोग कर लिया है। तो देखिए, आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेशन में रखा। तो यदि अब इसका एक सूक्ष्म मान मान लेते हैं कि यदि डेल लेस देन इक्वल टू 1 है, तो क्योंकि वैसे डेल का मान 1 है, 1 से लेस देन होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो 0 लेस देन मोड z माइनस z0 लेस देन डेल, दैट्स इम्प्लाइज मोड z स्क्वायर माइनस z0 स्क्वायर इज इक्वल टू मोड, दो भागों में लिख लेते हैं, z माइनस z0 z प्लस z0, चूँकि इनटू में आएंगे दोनों इसलिए अलग अलग लिखा जा सकता है कि मोड z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मोड z1 इंटू मोड z2 होता है। अब देखिए, मोड z माइनस z0 लेस देन डेल है, इसलिए लेस देन डेल मोड z माइनस z0 प्लस 2z0 लेस देन, हमने इसमें प्लस 2z0 लगा दिया क्योंकि z माइनस z0 किया है तो प्लस 2z0 लगा दिया। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर z माइनस z0 को हम पुनः फिर दो भागों में विभाजित कर देते हैं कॉमन लेकर के। तो आप देखते हैं लेस देन डेल 1 प्लस z माइनस z0 की जगह पे फिर हमने इसमें यूज कर लिया 1, क्योंकि डेल आता है उसकी जगह पे 1 यूज कर लेंगे, 1 प्लस 2 मोड z0। अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा कि 1 कैसे यूज किया, क्योंकि z माइनस z0 डेल के बराबर है, इसलिए डेल की जगह पे हमने पहले माना है डेल लेस देन इक्वल टू 1, उस जगह पे यूज किया है। माना कि डेल इज इक्वल टू मिनिमम। अब हम ये देखते हैं दोनों में से मिनिमम कौन है। तो डेल इज इक्वल टू मिनिमम 1 कॉमा एप्सिलॉन अपॉन, क्योंकि एप्सिलॉन के अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि मोड z माइनस z0 लेस देन एप्सिलॉन होता है, तो इसलिए एप्सिलॉन के अपॉन में आ जाएगा। मैंने यहाँ पर लिख के इसको बताया हुआ है। तो मोड z माइनस z0 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड z माइनस z0 लेस देन डेल है, इसलिए इसकी लिमिट इतनी
मोड लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू जेड जीरो स्क्वायर होती है। तो इस तरह से हम फंक्शन के लिए लिमिट को डिफाइन करते हैं कि किस तरह। एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए हुए हैं, मैंने एग्जाम्पल्स के दिया हुआ है। पिछले टर्म पे मैंने सीमाओं को भी बताया था, एग्जाम्पल नहीं बताया था। फलन की सांत्यता के बारे में बात करते हैं कि फलन की कंटिन्यूटी क्या होती है। तो देखिए, जैसे फलन की हमने अभी लिमिट को परिभाषित किया था, तो यहाँ फलन की कंटिन्यूटी को भी लगभग उसी तरह परिभाषित करेंगे कि किसी क्षेत्र डी में परिभाषित सम्मिश्र चर z का फलन एफ जेड कि बिंदु z इक्वल टू जेड जीरो पर संतत कहलाता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत डेल ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान हो ताकि z के प्रत्येक मान के लिए मोड एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड z माइनस जेड जीरो लेस देन डेल होता है। और मैथमेटिकल वे में इसको यूँ कह सकते हैं कि फलन एफ जेड जेड इक्वल टू जेड जीरो पर एक समान संतत होता है जब लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो के बराबर हो, अर्थात फलन की सीमा फलन के मान के बराबर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि फलन एफ जेड जो है क्षेत्र डी में संतत होगा। यदि प्रांत डी के जिन बिंदुओं पर फलन एफ जेड संतत नहीं है तो उन्हें एफ जेड के असांतत्य बिंदु भी कह देते हैं। उदाहरण के लिए एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर जब जेड इज नॉट इक्वल टू आई हो, एफ जेड इज इक्वल टू जीरो जब जेड इज इक्वल टू आई हो। तो फलन जेड इज इक्वल टू जीरो पर संतत नहीं है, क्योंकि जब हम जेड इज इक्वल टू लिमिट आई लेते हैं तो एफ जेड इज इक्वल टू मान रखते हैं माइनस बना जाता है, और दिया हुआ कितने के बराबर है, जीरो के बराबर। तो इसलिए फलन जेड इज इक्वल टू जेड जीरो पर संतत नहीं है, क्योंकि परिभाषा में हमने दिया था कि फलन एफ जेड जेड इज इक्वल टू जेड जीरो पर संतत कहलाएगा यदि लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एफ जेड जीरो के बराबर हो, अर्थात फलन की सीमा फलन के मान के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की जब परिभाषा हम देते हैं तो फलन एफ जेड क्षेत्र डी में एक समान सांतत्य कहलाता है यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो पी डेल ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार प्राप्त करना संभव हो कि वह केवल एप्सिलॉन पर ही निर्भर करे ताकि क्षेत्र डी के प्रत्येक बिंदु z1 z2 के लिए मोड एफ जेड वन माइनस एफ जेड टू लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड z1 माइनस z2 लेस देन डेल हो। देखिए, यहाँ हम ऊपर हमने जब परिभाषा दी थी तो यहाँ कंटिन्यूटी में हमने ये कहा था कि एप्सिलॉन चाहे कितना भी छोटा हो कि संगत डेल एक ऐसी राशि विद्यमान हो डेल ग्रेटर देन जीरो ताकि जेड के प्रत्येक मान के लिए। तो यहाँ डेल सामान्यतः एप्सिलॉन पर निर्भर करती है, तो जेड जीरो पर भी निर्भर कर सकती है, ये हमने इसमें परिभाषित ऊपर किया था। और एक समान सांतत्ता के लिए उदाहरण भी दिया हुआ है कि एफ जेड इज इक्वल टू जेड है, प्रांत में एक समान संतत है डेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन के लिए, ये आपको परिभाषित करके बताया गया है। तो इस तरह हम इसको परिभाषित कर सकते हैं और यहाँ हम अपनी परिभाषा को देते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर आगे प्रमेय है, तो प्रमेय को आप पढ़ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रमेय दी हुई है किसी प्रांत डी में परिभाषित फलन एफ एक्स डी के किसी बिंदु जेड जीरो पर संतत है यदि और केवल यदि डी में अनुक्रम एक्स जीरो जेड जीरो अपरिभाषित होता है तो संगत अनुक्रम एफ जेड जीरो को पर अभिसरित होता है। हमें यहाँ केवल कंटिन्यूटी की परिभाषा को ही काम में लेना है, आगे हम इसके बारे में ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे। अब हम सीधे आते हैं अवकलनीयता पर। तो देखिए, फलन की अवकलनीयता क्या होती है। फलन की अवकलनीयता को पढ़ते हुए हम सीधे फलन के एनालिटिक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फलन की अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, माना कि w इज इक्वल टू एफ जेड, यहाँ फलन एफ जेड की बात करेंगे।
क्षेत्र डी में परिभाषित z का एक फलन है तो एफ जेड जेड इजिकल टू जेड जीरो पर अवकलनीय फलन कहलाता है। यदि जेड जेड जीरो की ओर अग्रसर हो, अब इसमें अग्रसर होने के मार्ग अलग अलग होंगे। तो देखिए डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इजिकल टू एफ जेड जीरो प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन डेल जेड। जेड इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो डेल जेड इजिकल डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। इसकी जो सीमा है वो अद्वितीय होनी चाहिए और एग्जिस्ट होनी चाहिए। तो फलन अद्वितीय सीमा आ जाए तो क्या कहेंगे हम, एफ जेड का जेड जीरो पर अवकलज विद्यमान है ये कहेंगे। तो इसको एफ डैश जेड जीरो से व्यक्त करते हैं, इसलिए एफ डैश जेड जीरो इजिकल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड जीरो प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड जीरो बटे डेल जेड। और यूं भी इसको लिख देते हैं कि एफ डैश जेड जीरो इजिकल टू लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बटे जेड माइनस जेड जीरो। यदि जेड क्षेत्र डी में भिन्न भिन्न वक्र पथों के अनुदिश जेड जीरो के अग्रसर होने पर भिन्न भिन्न मान प्राप्त हों फलन के, तो एफ जेड जेड इजिकल टू जेड जीरो के लिए अवकलनीय मान नहीं होगा, क्योंकि ये जरूरी है अवकलनीय होने के लिए फलन की जो एफ डैश जेड जीरो है लिमिट जेड डैश जेड टेंस टू जीरो पर जो वैल्यू है वो आपकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। उदाहरण दिया हुआ है, आप बहुत सरल तरीके से समझाया हुआ है कि एफ जेड इजिकल टू जेड रेज टू एन है, एन धनात्मक पूर्णांक है, फलन सर्वत्र अवकलनीय है कि एफ डैश जेड जीरो परिभाषा से हमने ले लिया लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड बटे डेल जेड। अब जो एफ जेड इजिकल टू जेड रेज टू एन है ना, तो हमने जेड प्लस डेल जेड रेज टू एन माइनस जेड रेज टू एन अपॉन डेल जेड बाइनोमियल थ्योरम से इसको हमने खोल दिया और डेल जेड कॉमन लेकर के काट दिया। फिर हमने लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो रख दिया, तो रखने के बाद अब पहला पद आएगा, बाकी के सब पद कट जाएंगे, तो एन जेड रेज टू एन माइनस वन जो कि अद्वितीय है। अतः एफ डैश जेड जेड के प्रत्येक मान के लिए विद्यमान है, इसलिए एफ जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू एन जेड बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू जेड के लिए सर्वत्र अवकलनीय है। अवकलनीयता पर प्रमेय भी दी हुई है, तो प्रमेय के द्वारा भी हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। अच्छी प्रमेय है कि परिमित फलन परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए शांतता आवश्यक प्रतिबंध है, परंतु पर्याप्त नहीं। ये प्रमेय दी हुई होती है, प्रमेय को आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी इज ए नेसेसरी बट नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए फाइनाइट डेरिवेटिव। देखिए यहाँ समझने के लिए माना एफ जेड कोई सम्मिश्र फलन है, जेड जीरो सम्मिश्र चर में कोई बिंदु है सम्मिश्र तल में, तो एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो को हम इस तरह से लिख देते हैं कि एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो बटे जेड माइनस जेड जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, इसकी लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो लिमिट ले दी। लिमिट लेने के बाद आप देखते हैं कि जेड माइनस जेड जीरो की जैसे लिमिट लेंगे तो जीरो आ जाएगी, क्योंकि इसका मान जीरो हो जाएगा जेड माइनस जेड जीरो के कारण। तो अतः लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इजिकल टू जेड जीरो एफ जेड जीरो आ गया। तो अतः फलन एफ जेड जो है जेड इजिकल टू जेड जीरो पे क्या हो गया, संतत। अब